हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 24 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस एड्रेस कर देती हूँ। तो आप में से किसी ने ये कमेंट किया था कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप पहले एनालिसिस देखें उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ें, या आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ें उसके बाद एनालिसिस देखें। तो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको प्रिपरेशन में कितना टाइम हो गया। अगर आप बिल्कुल न्यू है प्रिपरेशन में, तो ऑफकोर्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कुछ डिफिकल्टी तो आएगी। तो इस केस में आप पहले एनालिसिस देख सकते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन में टाइम हो गया और आपने अपना स्टैटिक पोर्शन थोड़ा कवर कर लिया, तो आपको न्यूज़पेपर खुद से समझ आ सकता है। तो इस केस में आप पहले खुद से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और उसके बाद एनालिसिस रेफर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताया ये सबके लिए एप्लीकेबल हो। जो कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ वीडियो देखकर ही अपने करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, और आप एक मंथली कंपाइलेशन को रेफर कर सकते हैं, बस दैट्स इट। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आपके पास कम टाइम है और आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई वीडियो एनालिसिस देख लें और उसके बाद आप बेसिकली क्या करें, आप एक मंथली कंपाइलेशन को रेफर कर लें। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही रहेगा कि यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर आपको वोकैब के कोई वर्ड समझ नहीं आ रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वोकैब यहाँ पर वीक है, तो उसके लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपने बुक खरीद ली वोकैब की, आप उसमें से वर्ड मीनिंग याद करो। नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ न्यूज़पेपर में ही 4-5 वर्ड्स नए मिल जाया करेंगे। आप उनको गूगल पर सर्च कर लो, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाएंगे। फिर ऐसे ही अपने आप ही वर्ड्स जो होते हैं वो आपकी वोकैब में ऐड होते जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मेन पॉइंट ये है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग कितने आते हैं, ये सारी बातें किसी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर मेन पॉइंट, आपको मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, अवॉइड जेल फॉर ड्रग यूजर्स, सीजर ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। अब यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट्स में कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात की गई है, तो हम देख लेते हैं। तो उन्हें सजेशन टू रिव्यू द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। तो यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट को रिव्यू के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमेन अप्रोच रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी के पास भी ड्रग्स मिल जाते हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो ये वाली अप्रोच ना रखें। हम बेसिकली उनको रिहेबिलिटेट वाली अप्रोच रखें। इसके अलावा जो यहाँ पर जिन लोगों के पास ड्रग्स जो होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, तो उसको बेसिकली डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए कि जिनके पास स्मॉल अमाउंट्स में ड्रग है उनको यहाँ पर जेल में नहीं डाला जाएगा। तो इट हैज़ सजेस्टेड अमेंडमेंट्स टू द एनडीपीएस एक्ट टू ट्रीट दोज हु यूज ड्रग्स और आर डिपेंडेंट ऑन देम एज विक्टिम्स टू बी रेफर्ड फॉर डी एडिक्शन। तो इसके अलावा जो भी ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हम उनको विक्टिम्स माने। हम अभी क्या करते हैं, हम उनको अक्यूज मान लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं, उनको विक्टिम्स मानने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पर ड्रग एडिक्शन के विक्टिम्स हैं, वो ड्रग एडिक्टिव हो चुके हैं, और उनको हम विक्टिम्स मान के यहाँ पर उनके लिए रिहेबिलिटेशन अप्रोच का यूज़ करें, ना कि उनको यहाँ पर क्रिमिनलाइज करके जेल में डाल दें। तो लास्ट मंथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द एनडीपीएस एक्ट नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट की नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर काफ़ी मिनिस्ट्री से सजेशंस मांगे गए थे, तो ये सारे सजेशंस बताए गए हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री का स्टैंड है वो रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अलाइन है। अब क्यों है, क्योंकि नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो ये बात बोलता है कि अगर एक इंसान, ऐसा पता चल जाता है कि ये जो इंसान है ये ड्रग्स से अटैच है, तो फिर सोसाइटी में उसको एक स्टिग्मा की तरीके से देखा जाने लगता है, और उसके वजह से जो उस इंसान के लिए प्रॉब्लम होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो द बोर्ड, अब ये जो बोर्ड है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि यूएन के ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करती है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया है कि कोई इंसान अगर ड्रग के केस से रिलेट भी हो जाता है तो सोसाइटी उसको स्टिग्मेटाइज कर देती है। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से हमें यहाँ पर ह्यूमन अप्रोच रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन इंडिया ड्रग कंजम्पशन और पोजेशन इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। इंडिया में अगर कोई ड्रग कंज्यूम या पोजेस करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। करंटली द एनडीपीएस एक्ट ओनली अडॉप्ट्स अ रिफॉर्मेटिव अप्रोच टुवर्ड्स एडिक्ट। अभी जो एनडीपीएस एक्ट है उसकी क्या अप्रोच है कि यहाँ पर रिफॉर्मेटिव अप्रोच होती है, लेकिन रिफॉर्मेटिव अप्रोच तभी होती है, इट गिव्स एडिक्ट्स इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर जो एडिक्ट्स हैं उनको इम्यूनिटी तभी मिलती है प्रोसिक्यूशन और इम्प्रिजनमेंट से, अगर वो वॉलंटियर करते हैं कि वो ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन कराएंगे। इसके अलावा जो अलग अलग प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग एडिक्ट होता है, कोई सिर्फ एक फर्स्ट टाइम यूज़र होता है और कोई रिक्रिएशनल यूजर्स होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं ड्रग लेने वालों की भी, तो इनके लिए अलग अलग प्रोविजंस होने चाहिए, ना कि सबको एक ही बॉक्स में फिट कर दिया जाए। फॉर इंस्टेंस जो सेक्शन 27 है एनडीपीएस एक्ट का, वो प्रिस्क्राइब करता है कि इम्प्रिजनमेंट 1 साल का और फाइन 20,000 रुपये तक का, कि अगर आपको पाया जाता है कि आपके पास कोई भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। तो बेसिकली डिस्टिंक्शन नहीं करता एडिक्ट्स के बीच में, फर्स्ट टाइम यूजर्स के बीच में और रिक्रिएशनल यूजर्स के बीच में। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोविजन फॉर द मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड दैट द प्रेजेंट टर्म एंड फाइन बी रिप्लेस। तो यहाँ पर प्रेजेंट टर्म और फाइन को रिप्लेस कर देना चाहिए कि यहाँ पर कंपलसरी ट्रीटमेंट होगा, गवर्नमेंट रन रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग दी जाएगी उसको लगभग 30 दिनों तक। तो यहाँ पर बेसिकली हम ह्यूमन अप्रोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा
यहाँ पर और बातें बोली गई वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लॉ ये बता दिया जाएगा कि अगर किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 ग्राम्स ऑफ कैनाबीज है और इसके अलावा अगर 2 ग्राम ऑफ कोकेन है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि उसके पास स्मॉल क्वांटिटी है और यहाँ पर उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। तो एनडीपीएस एक्ट वो 1985 में यहाँ पर फ्रेम किया गया था, और इसीलिए फ्रेम किया गया था क्योंकि इंडिया ने ऑब्लाइज किया था यूएन कन्वेंशंस को। और अब एनडीपीएस एक्ट के अंदर ये प्रोहिबिट करता है कोई भी ट्रेड, प्रोडक्शन, यूज़ एंड पोजेशन ऑफ ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस किसी भी पर्पस से नहीं कर सकते, सिर्फ 2 पर्पस से यूज़ किया जा सकता है, मेडिकल और साइंटिफिक रीजंस के लिए। तो हाउएवर केसेस ऑफ पोजेशन, लेकिन देखा गया कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए काफ़ी पोजेशन के केसेस देखे गए। तो एनडीपीएस में बेसिकली जो 97.7% ऑफ एनडीपीएस केसेस है महाराष्ट्र में, वो सिर्फ पोजेशन से ही रिलेटेड है। वो भी पोजेशन सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मतलब वो इंसान कोई ट्रेड नहीं कर रहा था, सिर्फ उसने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ अपने पास पोजेशन रख रखा था। तो अब इसको रिव्यू किया जाएगा एनडीपीएस एक्ट में, कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा हम ह्यूमन अप्रोच रख सके और उसको विक्टिम की तरह ट्रीट करें, ना कि अक्यूज की तरह कि वो यहाँ पर अपराधी है, उसको वैसे ट्रीट नहीं करना है। अब यहाँ पर इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे होम मिनिस्टर ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर गए थे, तो एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द टारगेटेड किलिंग्स ऑफ सिविलियंस इन द वैली। तो वैली में जो सिविलियंस की किलिंग हो रही है, टारगेटेड किलिंग, तो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि कैसे हम स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, और यहाँ पर पेट्रोलिंग ऑफ गार्ड्स होता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो वहाँ पर यूथ का रिक्रूटमेंट होता है मिलिटेंट रैंक्स में, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि बेटर कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर जो कश्मीरी यूथ्स को यहाँ पर रिक्रूट कर दिया जाता है मिलिटेंट्स के रैंक्स में, तो इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यूथ से अप्रोच किया कि वो भी इस डेमोक्रेसी, जो कश्मीर की डेमोक्रेसी, उसमें पार्टनर बने। तो होम मिनिस्टर अमित शाह सॉट द कॉर्पोरेशन ऑफ द वैलीज यूथ फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड एक्सॉर्टेड देम टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर एनएससी एंड इसाक मवैया, तो टॉक्स विद सेंटर डिड नॉट लिव अप टू हाइप। तो इनकी टॉक्स चल रही है, लेकिन टॉक्स जो है उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आ पा रहा है, क्योंकि जो एनएससी एंड इसाक मवैया, इसकी डिमांड ये है कि इनको चाहिए एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेंटर देने को तैयार नहीं है। तो एनएससी एंड इसाक मवैया सेड ऑन सैटरडे दैट टॉक्स विद द सेंटर्स न्यू इंटरलॉक्यूटर फेल टू लिव अप टू द हाइप। तो इससे पहले आरएन रवि इंटरलॉक्यूटर थे, फिर उसके बाद ए के मिश्रा को यहाँ पर इंटरलॉक्यूटर बना दिया गया, लेकिन जो टॉक्स हैं उसके बाद भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि एनएससी एंड इसाक मवैया की डिमांड है कि उनको सेपरेट नागा फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो कि यहाँ पर सेंटर इनकी डिमांड मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सीजीआई ने ये बोला कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस। तो अगर हम जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर इंडिया में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर यहाँ पर प्लानिंग होती भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो वो काफ़ी एडहॉक और अनप्लान्ड मैनर में होती है। तो पीपल्स फेथ इन द जुडिशरी इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर लोगों को फेथ है जुडिशरी में। अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन, आर्बिट्ररी एक्शन लेता है, तो यहाँ पर लोगों के पास ये राइट होता है कि वो जुडिशरी में जा सकते हैं। तो गुड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है जुडिशियल ऑफिसर्स की वो 24,280 है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ कोर्ट्स देखें तो नंबर ऑफ कोर्ट्स सिर्फ 20,143, उसमें से 620 रेंटेड हॉल्स हैं। इसके अलावा 26% में लेडीज़ टॉयलेट सेपरेट नहीं है, 16% में जेंट्स टॉयलेट तक नहीं है। इसके अलावा प्योरीफाइड वाटर नहीं है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ की यहाँ पर कमी है, तो इस फैसिलिटी को इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर द सीजीआई साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस। तो अगर हम एक्सेसिबिलिटी जस्टिस के लिए इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूरत है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर इंप्रूव किया जाए। अब स्टेटिंग दैट एन इफेक्टिव जुडिशरी कैन एड इन इफेक्टिव ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। तो अगर इफेक्टिव जुडिशरी होगी तो यहाँ पर इफेक्टिव इकॉनमी भी होगी। अब एक यहाँ पर एक बात ये बोलेगी कि आपने देखा होगा लोगों को ये कहते हुए कि लोग बोलते हैं मैंने तो आज तक कभी कोर्ट में गए ही नहीं कभी कोर्ट में। तो लोग इसमें बहुत प्राइड महसूस करते हैं कि उनको कभी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये काफ़ी स्टिग्मा अटैच्ड है कोर्ट को लेकर। तो द सीजीआई ऑल्सो सेड दैट देयर इज अ कॉमन नोशन दैट ओनली क्रिमिनल्स और विक्टिम्स ऑफ क्राइम अप्रोच द कोर्ट्स। तो यहाँ पर एक कॉमन नोशन है कि सिर्फ क्रिमिनल्स या जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम है वही कोर्ट को अप्रोच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट इज़ द हाई टाइम कि ये हाई टाइम है कि हम कोशिश करें, हम एफर्ट्स ऐसे लगाएं कि जो टेबू एसोसिएटेड है कोर्ट्स को लेकर उसको हटाया जा सके। तो कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी सोसाइटी का, जो कि रूल ऑफ लॉ से गवर्न होती है। कोर्ट बिल्डिंग सिर्फ एक स्ट्रक्चर्स नहीं, मोर्टार और ब्रिक्स के, तो रादर ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का काम करते हैं ऑफ राइट टू जस्टिस। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज पर और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर लामखागा पास बॉर्डर है जो कि बॉर्डर करता है हिमाचल प्रदेश को। तो लामखागा पास जो कि बॉर्डर करता है हिमाचल प्रदेश को, ये आप लोकेशन देख सकते हैं लामखागा पास की। आगे चलते हैं अब हम। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आई है जो कि रिलीज़ करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो 2020 की यहाँ पर इसने रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है, जिसमें ये पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑफेंस जो है वो बढ़ गए हैं।
तो 2020 में 61,000 कुछ केसेस थे, और अगर 2018 में देखो तो 35,000 थे, 2019 में देखो तो 34,000 थे। तो ये जो इतने ज़्यादा केस बढ़े हैं उसका एक और रीज़न है, वो ये है कि 2017 तक जो ऑफेंसेस हैं नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, वो इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑफेंस में नहीं आते थे। लेकिन 2017 के बाद से यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट और सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट वाले जो ऑफेंसेस हैं वो भी यहाँ पर इन्वायरमेंटेड रिलेटेड ऑफेंसेस में इंक्लूड कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें डेटा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो 2017 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफेंसेस हैं 29,000 बेसिकली, वो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में ही हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, संडे को बेसिकली ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आता नहीं है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन, जिनको जाना जाता है फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रिवॉल्यूशन, तो उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसको ही बेसिकली ये लोग रिमेंबर कर रहे हैं। तो वर्गीस क्यूरीन, आपको सारे रिवॉल्यूशन पता होने चाहिए। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया। तो फैज़ाबाद का नाम तो पहले ही अयोध्या कर दिया गया था, अब बेसिकली जो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन है उसका भी नाम बदल दिया गया। अब हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, विल साउथ एशिया गो ब्लाइंड। तो यहाँ पर एक बॉडी की बात की गई है जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ये यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम का पार्ट है, 1951 में इसे फाउंड किया गया था। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है वो लिंक देखती है कि माइग्रेशन किस वजह से हो रहा है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली वो लिंक करने का काम करती है। तो माइग्रेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यहाँ पर माइग्रेशन में काउंट होता है। अगर इंटर स्टेट माइग्रेंट्स देखें तो वही इंडिया में 65 मिलियन है। अब माइग्रेशन ऑफ मिलियंस क्यों होता है माइग्रेशन? तो माइग्रेशन के दो मेन कॉजेज हैं। अगर एक्सटर्नल माइग्रेशन देखो तो वो दो वजह से सबसे ज़्यादा होता है, पहला पार्टीशन और दूसरा वॉर। तो पार्टीशन इज द कॉज ऑफ माइग्रेशन, वॉर इज अनदर। इंडिया ने दोनों चीज़ें विटनेस की है, पार्टीशन की वजह से भी देखा और वॉर की वजह से भी माइग्रेशन देखा है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया इज इन 1947। तो 1947 में जो माइग्रेशन हुआ था वो फोर्स माइग्रेशन हुआ था, लगभग 18 मिलियन लोगों का यहाँ पर माइग्रेशन हुआ था। फिर जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में, उस समय भी लगभग 8 से 9 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं जो कि इंडिया आए थे। कुछ असम में सेटल हो गए, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहाँ पर ज़्यादातर लोग सेटल हो गए। अब यहाँ पर एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया। अब दूसरी बात ये समझो कि मिलियंस ऑफ इंडियंस यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस जाते हैं, जैसे कि लंदन जाते हैं, यूके जाते हैं, तो यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तो वहाँ पर जब हमारे लोग जाते हैं तो बेसिकली वो लोग वहाँ पर मिनॉरिटीज़ बन जाते हैं। तो ओवर द ईयर्स मिलियंस ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और हम उनको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारा इंडियन डायस्पोरा इतना रहता है वहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें तो वो उस कंट्री में जाके मिनॉरिटी बन गए हैं। तो दे आर अ मिनॉरिटी इन अ सेकुलर बट लार्जली क्रिश्चियन कंट्री। तो वो जो कंट्रीज है वो तो क्रिश्चियन है, वहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो तो मिनॉरिटी बन गए। इसके अलावा जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल हो रखे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेटली कंसर्न। तो अब अगर उनके अगेंस्ट कुछ भी होता है, कोई भी उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न हो जाती है और बात करने लगती है। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली यही बोला है कि हमारी गवर्नमेंट की यही हिपोक्रेसी की हमारे यहाँ के लोगों के मिनॉरिटीज़ के साथ तो यहाँ पर वायलेंस होगा, लेकिन अगर इनके लोगों के साथ कहीं भी वायलेंस होता है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंसर्न हो जाती है। तो यहाँ पर हिपोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। तो मेजॉरिटेरियन एजेंडा कि हम कैसे मेजॉरिटेरियन एजेंडा चलाते हैं। और पहली बात ये सारे ऑथर के व्यूज़ हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद खुद का दिमाग से भी एनालाइज करना होता है कि मैंने जो पढ़ा मैं उनके व्यू से कितना ज़्यादा सब्सक्राइब करता हूँ और कितना नहीं करता हूँ। तो 200 मिलियन मुस्लिम्स हैव देयर होम्स इन इंडिया वेयर देयर फोरबेयर्स लिव्ड। सिमिलरली 15 मिलियन हिंदूज इन बांग्लादेश आर डिसेंडेंट्स ऑफ फैमिलीज। तो ये डेटा तो हमें वैसे भी याद नहीं रखना है। येट द मोदी गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू प्रोटेक्ट देम और कंडेम द वायलेंस अगेंस्ट देम। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये बोला कि जो भी मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस होता है तो यहाँ पर ना ही मोदी गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है और ना ही वायलेंस को कंडेम करती है। इसके अलावा कोई भी कंट्री अगर क्वेश्चन रेज करने की कोशिश करता है कि मुस्लिम्स के साथ ऐसा हो रहा है, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती थी? गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल अफेयर। अब यहाँ पर जब बांग्लादेश में हिंदूज पर अटैक हुआ तब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है तब उसको समझ आया कि कैसा लगता है। तो कंट्रास्ट द कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड बाय इंडिया व्हेन हिंदूज एंड हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर अटैक्ड इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर भी बांग्लादेश बोल सकता था कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, आप हमें क्यों बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर MS गोलवालकर की बुक की एक लाइन बताई गई। तो मुस्लिम्स मस्ट एंटरटेन, शायद उन्होंने ये बोला था कि मुस्लिम्स मस्ट एंटरटेन नो आइडियाज बट दोज ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द हिंदू रेस एंड कल्चर। की जो मुस्लिम्स है वो यही माने कि ग्लोरिफिकेशन होगा हिंदू रेस और कल्चर का। दे मे स्टे इन द कंट्री होली सबऑर्डिनेट टू द हिंदू नेशन क्लेमिंग नथिंग नॉट इवन सिटीजन्स राइट्स। तो बेसिकली बता रहे हैं कि RSS BJP की फिलॉसफी कैसी है। तो क्या करंट लीडर्स जो RSS BJP की हैं वो क्या इस फिलॉसफी से अपने आप को दूर दिखाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि वो दूर दिखाते हैं। इसके अलावा हमने CAA जैसा एक्ट लेकर आए जो कि यहाँ पर मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करने की कोशिश करता है।
तो मल्टी रिलीजियस कंट्री में, तो विल अ मल्टी रिलीजियस कंट्री टॉलरेट द पर्नीशियस थ्योरी ऑफ लव जिहाद, जैसे हम लव जिहाद की थ्योरी को, पर्नीशियस थ्योरी ऑफ लव जिहाद को टॉलरेट क्या कर सकते हैं, जिसमें दो यंग पर्सन है वो डिफरेंट फेथ्स के हैं, तो क्या वो यहाँ पर प्यार करके शादी नहीं कर सकते, ये क्या अगेंस्ट है। तो विल अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, जो मल्टीलिंगुअल कंट्री वहाँ पर अगर फैब इंडिया जश्न रिवाज का नाम दे देता है दिवाली की क्लोथिंग लाइन को, तो क्या ये अगेंस्ट है। तो इफ सम इंडियंस, नॉट ऑल, कैन फाइंड एक्सक्यूजेस टू टॉन्ट, अब्यूज, हार्म, हर्ट और टेरराइज और किल फेलो इंडियंस हु आर मुस्लिम्स, तो अगर हम यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, इंडियंस जो मुस्लिम इंडियंस, अगर हम उनके यहाँ पर टॉन्ट करें, अब्यूज़ करें, तो हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हमारे भी जो लोग हैं जो यूरोपियन नेशंस में जाते हैं वो वहाँ पर मिनॉरिटी होते हैं। तो प्लूरलिज्म इज़ अ रियलिटी, एवरी कंट्री मस्ट लर्न टू लिव विद पीपल, तो यहाँ पर जो हर कंट्री उसको सीखना आना चाहिए, ऐसा सीखना आना चाहिए कि कैसे हमें सारे फेथ के लोगों के साथ रहना आना चाहिए। तो इंसान अगर एक्सेप्टिंग नहीं है दूसरे कल्चर का तो ना हो एक्सेप्टिंग, लेकिन एटलीस्ट टॉलरेटिंग तो हो। तो व्हाट बाइंड अ नेशन आर एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर जो नेशन को बाइंड करके रखती है वो होता है एक्सेप्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो वॉयलेंस सीम्स टू हैव टेकन द प्लेस ऑफ टॉलरेंस, तो लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो टॉलरेंस का यहाँ पर प्लेस है वो वॉयलेंस ने ले लिया है। तो वॉयलेंस की वजह से सिर्फ वॉयलेंस ही ब्रीड होता है, तो एन आई फॉर एन आई विल रेंडर द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो हम आगे चलते हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बेसिकली ये है न्यू प्रॉब्लम्स इन कश्मीर कि अभी अगर यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हमने 1 बिलियन डोजेस दे दी, 100 करोड़ डोजेस दे दी, लेकिन ऑथर ने बोला अभी तक सिर्फ हमने 30% ही एडल्ट पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट किया है। तो ये कोई हिस्टोरिक बात नहीं है, अभी हमें बहुत सारा आगे कवर करना है। अब ये आर्टिकल है मस्ट रन स्टेटस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स इन अ मूव एम्ड एट बूस्टिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है 175 गीगावाट, इसके अलावा 2022 तक था, फिर उसके बाद 450 गीगावाट भी कर दिया गया है। फिर 450 गीगावाट के अलावा एक 814 की भी बात चल रही है, 814 गीगावाट कर दिया जाएगा। तो जो हम टारगेट है वो बढ़ा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसी बात आ रही थी, जो स्टेट्स हैं वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ने एक नोटिस निकाला, ये कहते हुए notice notified rules requiring that power supply from renewable energy plants not be curtailed over commercial concerns, कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो वो आप लेते रहोगे, आप उनको कर्टेल नहीं करोगे। तो ये बेसिकली बोल दिया गया है कि जो भी स्टेट्स यहाँ पर पावर परचेज एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट कर रहे हैं तो वो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से यहाँ पर जो एनर्जी लेते हैं वो उनको लेनी ही पड़ेगी। तो पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश बात कर रहे थे कि वो रीनेगोशिएट करेंगे यहाँ पर पीपीएज। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात बता दी कि कुछ मस्ट रन प्लांट्स है। तो मस्ट रन प्लांट्स में आ रहा है सोलर, विंड एंड हाइड्रो प्लांट्स। तो सोलर, विंड एंड हाइड्रो प्लांट्स में ये बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पर आपको इनसे इलेक्ट्रिसिटी लेनी ही पड़ेगी। दीज रूल्स विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट्स ऑफ, तो जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट है वो अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी इन रूल्स के द्वारा। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया है कि 2060 तक ये हो जाएंगे नेट जीरो। तो बेसिकली जो उनका कार्बन सिंक और जो भी एमिट करेंगे और इसको बेसिकली जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो सऊदी अरेबिया's क्राउन प्रिंस सैटरडे सेड द वर्ल्ड टॉप ऑयल एक्सपोर्टर एम्स टू रीच नेट जीरो। तो अभी तक इंडिया ने अपना कोई नेट जीरो एमिशन टारगेट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने 2060 का दे दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2050 का टारगेट दे रखा है। इंडिया भले ही थर्ड एमिटर है, लेकिन इंडिया ने अभी तक टारगेट नहीं दिया और इंडिया को ये लोग फोर्स भी नहीं कर सकते हैं टारगेट देने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो लेकिन इन्होंने ऐड किया है कि ये हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करते रहेंगे उसके बाद भी। अब ये कैसे यहाँ पर अचीव करने वाले हैं नेट जीरो, वो देखने वाली बात है। आगे हम चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, पाकिस्तान, अभी ऐसी कुछ र्यूमर्स फैल रहे थे कि यहाँ पर जो यूएस और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हो गया है कि यहाँ पर जो यूएस है वो पाकिस्तान का एयरबेस यूज़ कर सकता है यहाँ पर तालिबान के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बोला हमने ऐसी कोई भी अप्रूवल नहीं किया, कोई भी पैक्ट साइन नहीं किया। तो पाकिस्तान ऑन सैटरडे रिजेक्टेड रिपोर्ट्स अबाउट एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द यूज़ ऑफ इट्स एयर स्पेस फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ऑन तालिबान रूल अफगानिस्तान। बाकी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये जो शार्ली हेब्दो वाला केस हुआ था उसी के प्रोटेस्ट आज तक इनके चल रहे हैं। आगे हम चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर संडे के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ न्यूज़ होती नहीं है, तो यही सारी न्यूज़ होती हैं। तो अरोमा थेरेपी स्प्रे जो है वो इंडिया से इंपोर्ट किया गया था, उसकी वजह से एक डिजीज़ हो रही है यूएस में जिसका नाम है मिलियोइडोसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए डिजीज़ और किसकी वजह से हुई है। इसके अलावा जीएम राइस का भी अभी इशू चल रहा था कि हमारे यहाँ से कुछ कंटामिनेटेड जीएम राइस चले गए, तो इंडिया की थोड़ी छवि ख़राब हो रही है इन सारी बातों की वजह से। बाकी जो फेसबुक है वो अपनी पॉलिसी को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि जो वायलेंस एक्सट्रीमिज्म होता है तो उसको यहाँ पर कर्व डाउन करने के लिए फेसबुक कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि फेसबुक को पता था कैपिटल राइट्स होने से पहले कि फेसबुक पे ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि जो बाइडेन को, कि हम जो बाइडेन को अप्रूव नहीं करेंगे, उसको प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे। तो इसके बाद भी यहाँ पर फेसबुक ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो विसल ब्लोअर ने ये सारी बातें बताई हैं। यहाँ पर हम एक ये बात डिस्कस करेंगे, ट्रॉमा एंड द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रेजिस्टेंस।
ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको ये नहीं सुनना है तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको सुनना वो सुन सकता है। तो ट्रॉमा हैज़ बिकम अ बज़ वर्ड इन एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। तो जिसको भी मेंटल हेल्थ होती तो बात की जाती है कि ट्रॉमा की वजह से हुआ होगा। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला कि मेंटल हेल्थ को हमने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है कि सिर्फ वो ट्रॉमा से रिलेटेड है। हम इस बात की बात नहीं करते कि उस इंसान ने उस फेज़ को कैसे सर्वाइव किया होगा, उस डार्क डेज़ में उसने कैसे सर्वाइव किया होगा, हम उसकी बात नहीं करते। यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया, सपोज़ इंडिया को जो कोलोनाइजेशन हिस्ट्री थी अगर हम देखें, हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि इंडिया के साथ कैसा किया गया, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, फेमाइन हुआ, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस नहीं दिखाया जाता कि हमने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, 1857 में हमने रिवोल्ट किया। अगर ये सारी बातें नहीं बताई जाती तो हमें जो प्राइड है इंडिपेंडेंस की, तो वो क्या प्राइड हमें होती? तो ऑफकोर्स नहीं होती वो प्राइड। अगर हमें सिर्फ यही दिखाया जाता कि हमारे ऊपर क्या किया गया, हमारे ऊपर कितने इन्फ्लिक्शंस किए गए, बल्कि ये नहीं बताया जाता कि हमने कैसे रिटेलिएट किया, तो हमारे अंदर ये जो प्राउड है वो नहीं होता। तो वैसे ही ऑथर ने इसको लिंक किया मेंटल हेल्थ से। तो मेंटल हेल्थ की स्टोरीज़ को हम ऐसे बताते हैं कि जो इंसान है वो ट्रॉमा के थ्रू गया था, इसके साथ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से ये जो इंसान है इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। हम ये नहीं बताते हैं उसकी स्टोरी कि उसने कितना रेजिस्ट किया होगा उस फेज ऑफ टाइम में। तो मेंटल हेल्थ एंड मेडिकल इंडस्ट्री हैव इंडोक्ट्रिनेटेड अस इनटू ऑब्जेक्टिफाइंग पीपल इज डिसऑर्डर्स एंड डायग्नोसिस। तो किसी को मेंटल हेल्थ होता तो हम बोल देते हैं डिसऑर्डर है, डायग्नोज है, या बचपन में किसी ट्रॉमा के थ्रू गया होगा। तो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हर पेरेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है समीरा की, जिसको मेल टीचर ने उसके बचपन में उसके साथ असॉल्ट किया होगा। तो द ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हर पेरेंट्स कंसल्टेड लेबल्ड इट एज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पर मेडिकल ने बता दिया कि इसको PTSD है और सप्रेस रेज होगी, जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। बाद में जब हमने ऐसी कोई मेडिकेशन दे दी कि जो रेज है वो रिलीज़ कर सकती है, जिसकी वजह से ठीक हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने वाली, कि उसने उस फेस को कैसे यहाँ पर रेजिस्ट किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट सर्वाइवल स्किल्स पुल्ड हर थ्रू दैट डार्क टाइम, हाउ डिड शी नॉट ओनली मैनेज टू एस्केप द टीचर्स क्लचेस बट ऑल्सो वॉर्न अदर गर्ल्स इन हर क्लास टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ हाउ समीरा प्रेफर टू बी सीन नॉट एज अ पैसिव विक्टिम बट एज अ पर्सन हु स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। तो अगर हम यहाँ पर वो बात उसको याद दिलाएं उस इंसान को कि उसकी सर्वाइविंग स्किल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको मेंटल हेल्थ से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं, मेंटल ट्रॉमा से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं, एज कम्पेयर टू हम उसको ये बताएं कि इसके साथ तो ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ऐसे सफ़र कर रहा है। इसके अलावा दूसरी बात ये, मदर ब्लेमिंग बहुत की जाती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर गलत भी बिहेव करता है तो यही बोल दिया जाता है कि इसकी मदर ने इसका सोशलाइजेशन सही से नहीं किया। तो यहाँ पर ज़रूरत है ये बात जानने की कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा जो बर्डन ऑफ केयर है, कि यहाँ पर है कि जो बर्डन ऑफ केयर वो पूरा मदर पे आ जाता है, फादर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहले ये बात बताई गई है कि अगर पहले जब ये वेस्टर्न मेडिसिन नहीं थी, ये सारी बातें नहीं थी, तब भी तो लोगों में प्रॉब्लम्स होती थी, वो अपनी प्रॉब्लम से डील भी करते थे, तो उन वाले सोल्यूशंस को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो व्हाट स्किल्स एंड रिसोर्सेज डू द लोकल कम्युनिटी हैव, व्हाट स्टेप्स डू वी टेक टू रिस्पेक्ट द लोकल एथनिक कल्चरल ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीफ। तो अभी हमने वेस्ट में हम इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके हैं वेस्टर्न आइडिया से कि हमने जो लोकल कल्चर है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर लास्ट बात ये बताई गई, जो इंसान है उसे खुद पता होता है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, उसे ये पता होता है उसकी ये प्रॉब्लम है तो उसको इससे कैसे बाहर निकलना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर इंसान के पास अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस उसको उस सोल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो चेंज हैपन्स ऑन द मार्जिन। इसके अलावा जो चेंज है वो हमेशा मार्जिन से होता है। जो प्रिविलेज लोग होते हैं वो कभी भी चेंज को यहाँ पर नहीं आगे लेकर आते हैं। तो पीपल हु एंजॉय प्रिविलेज एंड पावर टू कॉम्प्लेसेंट टू डू मच। तो यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी का यहाँ पर केस आया था, तो इस केस के लिए कौन लड़ा था? तो बेसिकली फेमिनिस्ट, LGBTQIA, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, इंडिजिनियस फोक, पीपल ऑफ द कलर, दलित्स, न्यूरो डाइवर्स यूथ। तो बेसिकली जो लोग मार्जिन्स में होते हैं वही दूसरे के लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो हु आर प्लेस्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस मार्जिनलाइजेशन, उन्होंने रिक्लेम किया कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ह्यूमन राइट्स इशू है और इसको सोशल जस्टिस के लेंस से देखने की ज़रूरत है, ना कि ये कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक मैक्सिकन प्रोवर्ब की बात की है, तो दे ट्राई टू बरी मी, तो उन्होंने मुझे बरी करने की कोशिश की, पर उनको ये नहीं पता था कि मैं एक सीड हूँ। तो दे ट्राई टू बरी मी बट डिडंट नो दैट आई एम अ सीड। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर अच्छा लगा डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।